नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 2.5 का अड्डा। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सबसे पहले आपको बताएं, 6 राज्यों के गृह सचिव हटाए गए हैं। चुनाव आयोग का यह बड़ा एक्शन देखने को मिला है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गृह सचिव को हटाने के आदेश जारी हो चुके हैं। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को हटाने के लिए भी आवश्यक कार्रवाई की है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है। 6 राज्यों के गृह सचिव हटा दिए गए हैं। चुनाव आयोग का ये बड़ा एक्शन हम कह सकते हैं। यूपी समेत 6 राज्यों के गृह सचिव हटा दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल के डीजीपी हटाए गए हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन यहां पर लिया है। 6 राज्यों के गृह सचिव हटा दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने ये बड़ा एक्शन चुनाव को देखते हुए लिया है। पश्चिम बंगाल के डीजीपी हटाए गए हैं। सूत्रों के हवाले से हालांकि ये जानकारी है। 6 राज्यों के गृह सचिव हटा दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। चुनाव आयोग ने ये बड़ा फैसला लिया है चुनावों से पहले। पश्चिम बंगाल के डीजीपी भी हटा दिए गए हैं। तो 6 राज्यों के गृह सचिव हटा दिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। चुनाव आयोग ने ये बड़ा एक्शन लिया है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के में गृह सचिव को हटाने के आदेश जो हैं जारी कर दिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे, इंदौर का जिक्र करेंगे। डॉग बाइट की समस्या से निजात दिलाने की कवायद जो है अब शुरू हो चुकी है। इंदौर में कलेक्टर आशीष सिंह की अगुवाई में बैठक बुलाई गई और तय हुआ कि गोवा की तर्ज पर शहर में डॉग बाइट के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा और 50,000 से ज्यादा कुत्तों की 6 महीने के अंदर नसबंदी की जाएगी। कुत्तों की नसबंदी वेटरनरी डॉक्टर करेंगे और नसबंदी करने पर इन्हें इंसेंटिव भी दिया जाएगा। इसके अलावा नगर निगम, एनजीओ और पशु चिकित्सा विभाग की मदद से इंदौर को रेबिज फ्री सिटी बनाने के लिए संयुक्त अभियान भी चलाया जाएगा। तो लगातार आप जिस तरह से देखते आ रहे हैं कि डॉग बाइट के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कई सारे लोग इन आवारा कुत्तों का शिकार हो रहे हैं और आवारा कुत्तों का आतंक हर गली मोहल्ले में देखने को मिलता है। कई बार बच्चों की जान पर बन के आ जाती है। कई बार बच्चों की जान चली गई है ये कुत्तों के आतंक की वजह से, डॉग बाइट की वजह से, और कई सारे लोग भी इसका शिकार हुए हैं। और इसके बाद ये बड़ा फैसला, अब अभियान चलाया जाएगा गोवा की तर्ज पर डॉग बाइट के खिलाफ ये अभियान, और कहीं ना कहीं डॉग बाइट से इससे निजात मिलेगी। 6 महीने का टारगेट रखो कि हम लोगों को 6 महीने के अंदर 100% डॉग्स का करना है स्टेरिलाइजेशन। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमको कुछ एक क्रेडिबल डेटा चाहिए होगा और उसमें से कितने कान कटने वाले हैं लगभग ऑन एन एवरेज आंकड़ा निकाल साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश से बात करेंगे। मिथिलेश, गोवा की तर्ज पर अब अभियान जो है मध्य प्रदेश के कई जिलों में भी चलाया जाएगा, इंदौर में चलाया जाएगा कि कहीं ना कहीं डॉग बाइट से निजात मिल सके। कैसा ये अभियान रहेगा, क्या कुछ इसमें रहेगा, बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि गोवा के तर्ज पे इसलिए इसकी शुरुआत की जा रही है क्योंकि गोवा इकलौता ऐसा शहर है जहां पर वो पूरी तरीके से रेबिस फ्री सिटी घोषित हो चुका है। अब इंदौर में प्रदेश के अलग अलग शहरों की बात करते हैं, लगातार डॉग बाइट के मामले सामने आ रहे हैं। इंदौर में भी रोजाना 30 मामले सामने आते हैं और इस चीज को देखते हुए कलेक्टर ने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई और उसमें पशु चिकित्सक, डॉक्टर, सीएमएचओ, नगर निगम के अधिकारी और पीपुल्स फॉर एनिमल्स के जो सदस्य हैं उन्हें भी उसमें शामिल किया। उनसे सुझाव लिए गए, इसमें बातचीत की गई कि अब तक कितने जो आवारा कुत्ते हैं या डॉग हैं उनकी कितनी की नसबंदी की जा चुकी है। उसमें रिकॉर्ड सामने आया कि 2 लाख अब तक नसबंदी की जा चुकी है। लगभग 50 से 60 ऐसे कुत्ते हैं जिनकी अभी नसबंदी करना बाकी है। तो सबसे पहले ये कहा गया कि सबसे पहले जो ये डॉग हैं उनको चिन्हित किया जाए और उनकी नसबंदी की जाएगी, जो संख्या वो आगे नहीं बढ़े। इसके बाद फिर वैक्सीनेशन, एक बड़ा वैक्सीनेशन इसमें शुरू किया जाएगा और वैक्सीनेशन में जो पशु चिकित्सक डॉक्टर हैं वो इस बार वैक्सीनेटेड करते हुए, वैक्सीन लगाते हुए नजर आएंगे और इसके लिए बाकायदा उन्हें प्रशासन की तरफ से इंसेंटिव भी दिया जाएगा। उन डॉक्टरों को भी मीटिंग में शामिल किया गया था। तो स्टेप बाय स्टेप काम किया जाएगा जैसा गोवा ने किया था। गोवा ने सबसे पहले वहां बढ़ती जनसंख्या को रोका था और जितने उसके बाद डॉग्स बचे थे उनकी नसबंदी कर दी थी। उसके बाद आज गोवा रेबिस फ्री सिटी हो चुका। उसी तर्ज पे अब इंदौर में भी ये बड़ा अभियान शुरू किया जाएगा और जिसके लिए आज एक बड़ी बैठक भी की गई है। अब इसके अलावा 25 ऐसे जगह हैं जिनको चिन्हित किया गया था और उस 25 में भी 15 को आइडेंटिफाई। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश।
कमलनाथ के करीबी माने जाने वाले कांग्रेस नेता सैयद जाफर ने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में सैयद जाफर को प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। सैयद जाफर के बीजेपी में ज्वाइन करने के साथ ही रतलाम और दमोह के कई कांग्रेस कार्यकर्ता भी बीजेपी में शामिल हुए। इसी के साथ ही उज्जैन और रीवा के कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। सैयद जाफर को सदस्यता दिलाने के बाद वीडी शर्मा ने कहा कि बीजेपी का 370 प्लस मत बढ़ाने का लक्ष्य कारगर साबित हो रहा है। कमलनाथ जी के मीडिया के 3 लोग थे, तो 2 पहले आ गए थे और जफर भाई बचे थे। जफर भाई ने भी तय कर लिया कि अगर इस देश के कुछ करना है और हमारा विकास अगर संभव है तो मोदी जी के नेतृत्व में जफर भाई ने भी आज भारतीय जनता पार्टी की संस्था ग्रहण की है। मध्य प्रदेश भारत के अंदर रिकॉर्ड बना रहा है, हर बूथ की ज्वाइनिंग है। कोई बड़े बड़े नेता नहीं, बड़े बड़े नेता तो आ ही गए हैं, लेकिन हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी ने 370 प्लस मत बढ़ाने का जो अभियान है, इसी रूप में वो आज कारगर सिद्ध हो रहा है। अभी अंत नहीं, अभी तो और काफी लोग बचे हैं, ये सिलसिला जारी रहेगा। मेरी अपनी ओर से भाजपा के परिवार में आपका सबका स्वागत है। हमारी सरकार आप सबके मनोभाव के अनुसार क्षेत्र के विकास के लिए जो भी काम की बात करेंगे, निश्चित रूप से हर क्षेत्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम विकास के नए कीर्तिमान। तो बीजेपी में शामिल हुए सैयद जाफर ने कांग्रेस पर निशाना साधना भी शुरू कर दिया, जहां उन्होंने कांग्रेस को कंफ्यूज पार्टी बताया। सैयद जाफर ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कंफ्यूज पार्टी हो गई है। पार्टी के नेताओं को समझ नहीं आ रहा कि किस घटना पर क्या प्रतिक्रिया देनी है। चुनाव के पहले आप बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। हमने उसका चिंतन किया, मंथन किया, उस पर विचार किया। आरएसएस 1925 में बना, 100 साल में उन्होंने जो एजेंडे तय किए, चाहे वो धारा 370 का किया हो, चाहे राम मंदिर का किया हो, चाहे कॉमन सिविल कोड का किया हो, चाहे ट्रिपल तलाक का किया हो, या सबका साथ सबका विकास का किया हो। संघ और बीजेपी लगातार अपने एजेंडों पर अड़िग रहती है, जिसके कारण पूरे देश में उनको बहुमत मिल रहा है। कांग्रेस राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लगातार कंफ्यूज्ड है, अपने वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा कर रही है, युवा नेताओं का सही उपयोग नहीं कर पा रही है। इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए हमने ये निर्णय लिया कि हम मोदी जी के परिवार में शामिल होकर छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के सांसद को विजय बनाएं। सर, जब कमलनाथ जी की अटकलें थी उस समय भी आपका एक ट्वीट आया था, तो क्या माना जाए कि उस समय से ये पटकथा लिखी जाने लगी थी कि आप बीजेपी ज्वाइन करेंगे, कमलनाथ जी करें या न करें? देखिए, मेरा एक 10 साल पुराना राजनीतिक सफर है। 30 साल पहले जब 24-25 साल पहले जब एबीवीपी में कार्यालय प्रभारी और प्रवक्ता बीडी भाई साहब थे, तो मैं एनएसयूआई का प्रवक्ता और कार्यालय प्रभारी था। तो हम सब लोगों के संबंध रहे हैं, हम लोगों की चर्चाएं विभिन्न विषयों पे होती रहती थी। आशीष शर्मा जी मेरे साथ में प्रवक्ता थे, बंटी साहू जी से मेरा बड़ा पारिवारिक संबंध है। इन सब से चर्चा करने के बाद अचानक ये बात निकल के आई कि अब मुझे मोदी जी के परिवार में शामिल होना चाहिए। मैं इन सभी नेताओं को, खासतौर पर बीडी भाई साहब को, मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी को, आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी को, आदरणीय आशीष अग्रवाल जी को, बंटी साहू जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे छोटे से कार्यकर्ता को अपने परिवार में शामिल किया। कल तक आप कांग्रेस के सदस्य थे, तब कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही आपने बीजेपी सदस्यता ज्वाइन की, एक चैट वायरल कर दिया गया, कहा कि आप पैसे मांग रहे हैं कमलनाथ जी से, इस तरह के तमाम आरोप जो लग रहे हैं। कमलनाथ जी से सैयद जाफर 5 लाख रुपए मांग रहा है। जो लोग मुझे जानते हैं, कमलनाथ जी की हैसियत 5 लाख रुपए देने की नहीं है, 5 करोड़ देने की है। और जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं 5 लाख रुपए कितने दिन में खर्च करता हूँ। तो ये एक षड्यंत्र है, ये बौखलाए हुए वो तुच्छपजिया और लोग हैं जो कमलनाथ जी को बदनाम करना चाहते हैं, और मुझे बीजेपी में शामिल होने से वो घबरा रहे हैं। और मैंने तो उनसे अनुरोध किया है, कई कांग्रेस के लोगों को मेरे पास फोन आया, मैंने कहा ये घटिया राजनीति बंद कर दो, इसका परिणाम आपको अच्छा नहीं होगा। में शामिल हो गए। सख्ती में बीजेपी के कार्यक्रम के दौरान ये शामिल हुए सभी राजा धर्मेंद्र सिंह सैकड़ों समर्थकों के साथ पहुंचे और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, मंत्री ओपी चौधरी इस दौरान मौजूद रही और बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। जांजगीर का हम जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन रखा गया था बीजेपी की तरफ से और उसी कार्यक्रम के दौरान कई कांग्रेसी पहुंचे और दामन बीजेपी का थाम लिया कई कांग्रेसियों ने। तो लगातार झटके पर झटके कांग्रेस को मिल रहे हैं बीजेपी में जाने से। बड़ी संख्या में
नेता कार्यकर्ता बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं और कई दिग्गजों के नाम भी हमने देखे जो दिग्गज बीजेपी का दामन अब थाम चुके हैं। छिंदवाड़ा से भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने छिंदवाड़ा को कमलनाथ का नहीं बल्कि मोदी सरकार के हितग्राहियों का गढ़ बताया। उनकी माने तो प्रदेश में सबसे अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना, लाडली बहना, आयुष्मान कार्ड के हितग्राही छिंदवाड़ा में हैं और इससे साफ है कि छिंदवाड़ा के मन में मोदी है और मोदी के मन में छिंदवाड़ा। उन्होंने दावा किया कि छिंदवाड़ा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कमलनाथ और पार्टी से मोहभंग हो रहा है और वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सनातन विरोधी काम, यही कारण है कि छिंदवाड़ा में बीजेपी की जीत होगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी मिशन 29 को लेकर आगे बढ़ चुकी है और मिशन 29 में सबसे अधिक महत्वपूर्ण सीट है वो छिंदवाड़ा में आकर क्या रणनीति रहने वाली है बीजेपी की बात करने के लिए हमारे साथ प्रत्याशी बंटी साहू जी मौजूद है। सर, छिंदवाड़ा को लेकर अक्सर जब बात होती है तो एक ये बात होती है कमलनाथ की गढ़ वाली सीट है, उनका गढ़ है, इस बार गढ़ को भेदने के लिए क्या तैयारी है आपकी? देखिए, छिंदवाड़ा गढ़ है मोदी जी की गरीब कल्याण और जन कल्याण की योजनाओं का। पूरे मध्य प्रदेश में आप निकाल लो, सबसे ज्यादा गरीब कल्याण और जन कल्याण की योजनाओं का लाभ किसी को मिल रहा है तो छिंदवाड़ा में 16,48,000 लोगों को निःशुल्क राशन पिछले 3 वर्षों से मोदी जी की सरकार दे रही है। 14,25,000 लोगों को आयुष्मान कार्ड बना करके 5 लाख रुपए निःशुल्क इलाज की गारंटी छिंदवाड़े में हो रही है। मोदी जी की सबसे महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा छिंदवाड़े में बने हैं। पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा छिंदवाड़े की बहनों को धुएं से मुक्ति दिलाने का काम किया है। पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बहनों को सम्मान से अगर जीने का किसी ने दिया है तो छिंदवाड़े में मिला है। पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा शौचालय बना करके मोदी जी ने छिंदवाड़े में दिया है। तो ये मोदी जी की योजनाओं का गढ़ है और जैसा मैंने कहा, ये मोदी जी की जन कल्याण और गरीब कल्याण की जो योजनाएं हैं उसको लेकर के आज पूरे देश की जनता के मन में मोदी है। छिंदवाड़े की जनता के मन में भी मोदी है, दिल में भी मोदी है, दिमाग में भी मोदी है और जवान में भी मोदी है और निश्चित तौर पर इस बार भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री हासिल होगी। एक सवाल और, जिस तरीके से लगातार लोग कमलनाथ जी का साथ छोड़ रहे हैं, आज भी कुछ लोगों ने ज्वाइन किया, कैसे देखते हैं, क्यों ये मोह भंग हो रहा है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, जो कांग्रेस ने एक पाप किया कि 500 वर्षों बाद भगवान राम के भव्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार किया तो कांग्रेस के लोगों की भावनाएं आहत हुई और हर एक व्यक्ति आज मोदी जी के जन कल्याण, गरीब कल्याण और देश के कल्याण में साथ आना चाहता है। इसलिए मोदी जी के साथ में सभी लोग आना चाहते हैं। कांग्रेस को छोड़ रहे हैं और इस बार कांग्रेस कमलनाथ का गढ़ नहीं बल्कि मोदी के हितग्राहियों का गढ़ है। कैमरामैन मोहसिन के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल। मध्य प्रदेश की 18 बची सीटों के उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग 3 दिनों से जारी है और माना यही जा रहा है कि कल कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति 18 सीटों के उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगा सकती है। और इसी के साथ ही खबर यह भी आ रही है कि मीटिंग में कोऑर्डिनेशन कमेटी सदस्यों ने इंदौर से जीतू पटवारी को चुनाव लड़ाने की बात कही है। इतना ही नहीं, दिल्ली में भी बड़े नेता जीतू पटवारी को चुनाव लड़ाने के पक्ष में हैं। फिलहाल विदिशा से देवेंद्र पटेल का नाम लगभग तय है और इसी तरह उज्जैन से महेश परमार, शहडोल से फूंदीलाल सिंह मार्को, रीवा से नीलम मिश्रा, बालाघाट से हिना कावरे और राजगढ़ से रामचंद्र दांगी का नाम लगभग तय माना जा रहा है। तो उम्मीदवारों के नामों पर जल्द मुहर लग सकती है। सीईसी 18 सीटों पर नाम तय करेगी और ऐसा कहा जा रहा है कि कल जो है नाम सामने आ जाएंगे। तो लगातार मंथन कर रही है कांग्रेस, जो बची हुई सीटों पर हैं वहां पर नामों पर पेंच फंसा हुआ है कहीं ना कहीं और अब ये कहा जा रहा है कि जो सीईसी बैठक है उसमें नाम फाइनल हो जाएंगे और कल तक नाम आने की पूरी संभावना है। और आइए इस वक्त सीधे आपको ले चलेंगे, ब्रजमोहन अग्रवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, क्या कुछ कह रहे हैं आइए सुनते हैं। जाल में जब खुद फंस गए हैं तो आज यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जरा उनको बताना चाहिए कि महादेव ऐप से जुड़े हुए लोग जितने गिरफ्तार हुए हैं, जितने अधिकारियों का नाम उसमें शामिल हुआ है, उनसे भूपेश बघेल जी के क्या संबंध हैं, ये उनको सार्वजनिक करना चाहिए, बताना चाहिए। रानू साहू जिसके ऊपर कोयले घोटाले का मामला सामने आ चुका था, उसके बाद में उनको हटाकर अच्छी जगह पर पदस्थ करने वाले कौन लोग हैं? छत्तीसगढ़ में चाहे शराब घोटाला हो,
चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे गौठान घोटाला हो, चाहे पीडीएस घोटाला हो, चाहे डीएमएफ घोटाला हो, और मालूम नहीं ऐसे कितने घोटाले हैं। अभी तो एक घोटाले की एफआईआर में तत्कालीन मुख्यमंत्री का नाम आया है तो घबरा गए। जरा हम उनसे पूछना चाहते हैं कि असीम दास नामक व्यक्ति से जो 5.39 करोड़ रुपए ईडी ने बरामद किए थे, उनका जो बयान है उसको क्या वो सही मानते हैं कि नहीं मानते? अगर गूगल ऐप में 508 करोड़ टाइप करेंगे तो आपको इस पूरे खेल का डिटेल्स आपको मिल जाएगा। जो शुभम सोनी का वीडियो आया था उसके बारे में भूपेश बघेल जी का क्या कहना है? खाली अभी तक जितनी जांच हुई है उसमें जितने नाम आए हैं, पकड़े गए अभियुक्तों ने जो बयान दिया है, उसकी सत्यता के बारे में कभी भी भूपेश बघेल जी ने एक शब्द नहीं कहा। खाली यही कहा कि वो झूठ है, झूठ है, झूठ है। तथ्यात्मक बयान आज तक उन्होंने क्यों नहीं दिया? अभी भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जिन बातों को कहा कि ये राजनीतिक विद्वेष की भावना से किया जा रहा है, डिटेल जवाब क्यों नहीं देते हैं? छत्तीसगढ़ के 10 लाख युवाओं को महादेव ऐप सट्टे में उलझाकर उनके पैसे को खाने के अगर कोई दोषी हैं तो कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल हैं। और ये इस बात से भी साबित हो गया है कि ये और इनके लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गए हैं तो सबकी जमानतें निरस्त हुई हैं। क्या इनको न्याय प्रणाली के ऊपर में विश्वास नहीं है? क्या इनको ईडी की जांच पर, ईओडब्ल्यू की जांच पर, पुलिस की जांच पर विश्वास नहीं है? यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में बार बार जमानत के लिए आने के कारण 1 लाख रुपए उनके ऊपर में जुर्माना भी लगाया है। और राजनीतिक मुकदमे दर्ज करने का तो इतिहास हमारा नहीं है, ये भूपेश बघेल जी और उनकी सरकार का है। उनके जमाने में फर्जी मुकदमों की तो बरसात हो रही थी। कितने मामलों में उन्होंने एसआईटी गठन की और एक भी एसआईटी हाई कोर्ट में नहीं टिकी। हाई कोर्ट ने सभी एसआईटी को रद्द कर दिया। और हाई कोर्ट ने उनके जमाने में कहा कि जितने भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो राजनीतिक द्वेषवश किए गए। और भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस प्रकार के कामों के लिए फुर्सत नहीं है। हम तो मोदी जी की गारंटी पूरा करने में लगे हुए। हम किसानों के खाते में 1 एकड़ के पीछे 20-20 हजार रुपए दे रहे हैं
जो देश के इतिहास में, छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हो रहा है। हम मातृवंदन योजना के तहत माता बहनों के खाते में साल में 20,000 रुपए डाल रहे हैं, जिसको हमने पूरा करके दिखाया है। हमने पुराने 2 साल के बोनस को किसानों के खाते में डालकर पूरा करके दिखाया है। हमने तेंदुपत्ता के संग्राहकों को 4500 की जगह 5500 रुपए देने का जो वादा किया था, उसको पूरा करके दिखाया है। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। भूपेश बघेल जी को उसमें सहयोग करना चाहिए, ना कि आके धमकी देना और जांच से भागने का काम उनको करना चाहिए। अब भूपेश बघेल जी के कुशासन को जनता ने नकार दिया, अब सुशासन आ गया है। और सुशासन में जिन लोगों ने भी जनता के पैसे को खाया है, गरीब मजदूरों के पैसे को खाया है, नौजवानों की भर्ती में भ्रष्टाचार किया है, वादा खिलाफी की है, विकास विरोधी काम किया है, अब उनमें सब में डर पैदा हो गया है, भय पैदा हो गया है कि जनता ने तो नकार दिया है और जब कानून अपना काम करेगी तो उनकी गति क्या होगी, इससे वो डरे हुए हैं। और इसलिए हम छत्तीसगढ़ की जनता से आह्वान करेंगे कि महादेव ऐप घोटाले के आरोपियों को, शराब घोटाले के आरोपियों को, गौठान घोटाले के आरोपियों को, धान घोटाले के आरोपियों को, डीएमएफ घोटाले के आरोपियों को जनता नकारे और मोदी जी की गारंटी पूरे करने वाले लोगों को फिर से छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटों पे जिताए और ऐसे भयभीत और भ्रष्टाचारियों को उनके ठिकाने लगाए। ये हम जनता से आह्वान करते हैं।